हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र जो हम लोग चैप्टर पढ़े हुए थे, जो चैप्टर 2 है, उसी के एमसीक्यू सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चंस आंसर भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पार्ट हम लोग पढ़े थे उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी इस पार्ट को नहीं पढ़ा है उसको अच्छे तरीक़ा से पहले वो पार्ट 1 देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो उनको बेहतर वो खुद से भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के वंश में वो राजदूत बन के आया हुआ था। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र जो है वो उस नाम से पाटल पुष्पों की पुतलिका से संबंधित है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो हम लोग पढ़े थे गुप्त वंश के काल में पटना में कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। जैसा आजकल जो है वो मतलब दशहरा पूजा में वैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ है? पटना जो है पत्तन शब्द से हुआ है, जो किस वर्ष मतलब किस समय प्रचलित हुआ है? तो मध्यकाल में प्रचलित हुआ है। ठीक है ना, उस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ठीक है ना, पटना का इतिहास जो है वो कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कुटनी मताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। याद रखिएगा, कुटनी मताख्य का दामोदर गुप्त और काव्य मीमांसा का राजशेखर। कैसे याद रखिएगा? तो राजाओं को कविताएं सुनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता था, तो राजशेखर राजा, काव्य मीमांसा कविता, वैसे याद रखिएगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। हम लोग पढ़े थे मेगास्थनीज, वेनसोंग, फहियान, इत्सिंग, ये सब जो थे वो विदेशी यात्री थे जो पाटलिपुत्र में ये आए हुए थे। लेकिन इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, क्योंकि वो यूनान का राजदूत वही था। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो अभी बताया है काव्य मीमांसा है। ठीक है ना। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद काल में, शरद ऋतु में मनाया जाता था। पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है? तो पटन देवी है, हम लोग देख चुके हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र था। सरस्वती का कुल गृह जो था उसके नाम से प्रचलित था पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को, कि धरती पर ही बसा हुआ इंद्रलोक के समान यह नगर है पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो पटना में है। जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, पाटलिपुत्र में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ, जो आज गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। वैरेना वैरस्य समनम असंभवम, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध का है कि बैर से, दुश्मनी से दुश्मन को खत्म करना असंभव है। ठीक है ना, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब अच्छी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में। सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? तो कुटनी मताख्य की रचना की थी। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको आप वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है अब हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को, ताकि ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो दिया हुआ है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम को उल्लेख करें। तो जो भी चैप्टर को अच्छा से पढ़ा होगा उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब हम लोग देख लिए थे। जैसे संग्रहालय है, म्यूजियम है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि जो है पटना के दर्शनीय स्थल है। जो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़े वो प्लीज़ कृपया करके पढ़ लीजिए। जो पढ़े होंगे उसको ये याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग सब स्टडी कर चुके हैं। पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? तो बताए थे पाटल पुष्प के पुतलिका से ये पाटलिपुत्र शब्द बना हुआ है।
तो पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूल के, पाटल पुष्प यानी गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसे पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र शब्द से प्रसिद्ध हुआ। ये कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या मिलता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो दिया हुआ है सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सिख सांप्रदायिक लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि नाम मिलते हैं। और पटना शब्द जो है वो पतन शब्द से उत्पत्ति हुई है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, यानी दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो बताते थे कि दामोदर गुप्त के द्वारा जो है एक रचना किया गया है, जो क्या है? कुटनी मताख्य। ठीक है ना। कुटनी मताख्य में क्या कहे हैं? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह यानी कुल गृह भी कहा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फयान, वेनसोंग, इत सिंह इत्यादि विदेशी यात्री जो है वो पाटलिपुत्र में आए हुए थे। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। ठीक है। तो दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी, उत्कृष्ट थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में यह नगर का वैभव जो है और ज़्यादा समृद्ध हो गया था, और ज़्यादा जो है वो विकसित हो गया था। ठीक है। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो प्राचीन वहाँ पर एक महोत्सव होता था, कौमुदी महोत्सव, जो किसके काल में होता था? तो गुप्त वंश के काल में, शरद काल में होता था। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, आनंद में पूरा परिपूर्ण से रूप से घुल जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है ना, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, ताकि आपको याद करने के लिए भी आसान हो और आप नोट्स भी इसका बना सकें। ठीक है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? ठीक है। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखा है, राजशेखर के द्वारा रचना किया गया काव्य मीमांसा का, कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ब्याढ़ी, वररुचि, पतंजलि जो है आदि ख्याति पाई थी, यानी प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है ना। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है, मतलब उनके द्वारा जो रचना की गई उनसे जानकारी हमें मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, घर था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, ब्याढ़ी, वररुचि, पतंजलि आदि जो है यहीं से ख्याति पाए हुए थे। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, क्या भविष्यवाणी की हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो उन्होंने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि प्राचीन काल में उनके समय जो है इस गांव का नाम था पाटलीग्राम। उन्होंने कहा था कि यह जो है पाटलीग्राम, मतलब यहाँ पर जो है कई बार भगवान बुद्ध जो है आए थे, और इसके बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो यह यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया, और उसी समय उन्होंने कहा था, उसकी भविष्यवाणी की थी कि यह गांव एक दिन महानगर होगा,
एक महानगर बनेगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर करने से ये होगा कि जो भी बच्चे संस्कृत से वंचित रह जाते हैं या उनको सही प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से अच्छे शिक्षाएं प्राप्त होंगी। ठीक है ना। और इस चैनल पे हम लोग सिर्फ संस्कृत नहीं और सभी के सभी विषय क्लास 10th से लेकर 11th 12th हर एक क्लास के हम लोग एक से एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो भी बातें होंगी उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल में बने रहें तो आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।